देखो, हम लोग प्राचीन भारत के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जिसमें अंतिम पड़ाव की ओर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जनरली हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ इतिहासकारों ने इसे मध्य भारत के इतिहास के खंड में भी रखा है और कुछ इतिहासकारों ने इसे प्राचीन भारत के खंड में रखा हुआ है। जनरली ये जो पूरा साम्राज्य का विस्तारवादी नीति चल रही थी, ये दक्षिण भारत में चल रही थी। कहां चल रही थी? आप लोग परिचित थे, बता ही चुके 2 क्लास में। तो दक्षिण भारत में चल रही थी, मतलब छोटे छोटे साम्राज्य का भी उदय हुआ था। और उस छोटे छोटे साम्राज्य के उदय में एक कड़ी का नाम आता है, जिसमें नाम शामिल होता है चोल साम्राज्य। किसका नाम शामिल होता है? चोल साम्राज्य। दूसरी नंबर बात है कि जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं और मैंने बता चुका है कि चोल साम्राज्य जो था, एज ए पहले कोई भी हुआ करता था, नई साम्राज्य का जब भी उदय हुआ था तो वो किसी न किसी सामंत के रूप में काम करते थे। डायरेक्टली कोई साम्राज्य नहीं बने थे। डायरेक्टली कौन आते थे? जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य की स्थापना करते थे। बट जो यहीं पर रहे और यहीं पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उन्होंने किसी न किसी राजा के अधीन में काम किया। तो उसी कड़ी में जो चोल साम्राज्य के पूर्वज थे, वो किसी राजा के अधीन में काम करते थे। उस राजवंश का नाम था पल्लव वंश। क्या नाम था? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के अधीन में जो इसके सामंत के रूप में काम करते थे, उसी में से एक सामंत का नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय। तो विजयालय जब एक सामंत था तो उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य का नामकरण उसने क्या किया? चोल साम्राज्य। क्या नामकरण किया? बोलो, एनर्जी इतना अच्छा है, एनर्जी सुबह सुबह का माहौल है, दिमाग एकदम फ्रेश है, फुल रिचार्ज। तो रिचार्जेबल जैसा आइडिया क्या होता है, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सुबह सुबह आया कि रात भर नहीं ना जागते हैं कोई निशाचर प्राणी की तरह? नहीं, पूरा सोइए, दम भर सोइए। पढ़ाई बाद में, पहले सोएंगे दम भर। पढ़ाई तो जीवन भर करना है कि नहीं? सोने का मौका मिलेगा। अब कल जो सोने का टाइम चला गया वो आज नहीं आएगा, नहीं तो अफसोस लगेगा कल सोए नहीं थे, आज सोना चाहिए था। ओह, कितना अच्छा टाइम था, कितना सुहाना मौसम था, बिना नींद आ रहा था बड़ा बड़ा। और अब आ रहा सोन दिवस ही आ रहा, रजाई के भीतर में जहां 2 घंटा हो ना, 4 घंटा तो सोइएगा। देख रहे क्लास 8 बजे, 8 बजे बहुत ठंड लग रहा है। ठंडा धूप निकला है? नहीं निकला, सुतो रजाई ओढ़ करके, क्योंकि 3 महीना पूरा सोने दिवस चलता है, पता है ना। ये आप लोग भी भली भांति है, तो इस चीज को बचिएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो था, अगर चोल साम्राज्य वाला भी विद्यालय ने ऐसी करता, ठंडा सूझ जा रहे हैं, तो साम्राज्य का विस्तार कर पाते हैं लोग? तो ना हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं इसके बारे में। झूठे दक्षिण भारत का, हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं। हम लोग उत्तर भारत के है ना। कहां चली गई? हाँ, मुंडी हिला दी है, ठीक है। यही रहना है, इस क्लासरूम से बाहर नहीं जाना है कि चोल साम्राज्य से मुलाकात करने चलेगी। विजयालयन कहाँ है? आइए, प्रकट होइए, ठीक है। तो इन्होंने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपनी एक राजधानी डिसाइड की। रिमाइंड करा रहे क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिमाइंड, क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो उन्होंने अपनी एक राजधानी डिसाइड की। उस राजधानी का नाम क्या रखा? बोलता नहीं है। कहां डिसाइड राजधानी? नहीं पढ़े आप लोग? तो ऐसे तंजोर लग रहा है कि उसमें इंजेक्शन देंगे तो बूस्टर डोज नहीं। कहा उन्होंने अपनी राजधानी डिसाइड की थी? तंजौर डिसाइड की थी। तो उसके बाद आगे चल के उसका अपने उत्तराधिकारी, मतलब विजयालयन का एक अगला उत्तराधिकारी बना। उस अधिकारी का नाम क्या था? आदित्य प्रथम। क्या नाम था? तो आदित्य प्रथम होने के बाद क्रमबद्ध तरीका से उन्होंने शासन व्यवस्था चलाएगा। तो उस चोल साम्राज्य का इतिहासकारों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने मत के अनुसार इतिहास के लिखते हैं। आप भी इतिहासकार बन जाइए, MA PhD करके अपना एक मत दे दीजिए, छप जाएगा प्रूव होने के बाद। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना था कि चोल साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए और उन्हीं शासकों में सबसे महान और प्रतापी शासक जो बना, राजेंद्र प्रथम बना। कौन बना? अब कोई भी महान प्रतापी शासक तब बोला जाता है जब वो अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार करता है, अपने पूर्वजों से ज्यादा और आने वाली पीढ़ी से भी ज्यादा, तभी तो उसे महान प्रतापी शासक में गिना जाता है। तो उसी ने पूरे साम्राज्य का विस्तार किया और उसने एक राजधानी जो डिसाइड की, बोला तंजौर था, उस तंजौर का स्थान बदल करके कहां ले गया? गांगेयकोटचोलपुरम में ले गया। वही कह गया ना। तो इसीलिए उन्होंने नामकरण किया कि गंगा के समवर्ती या तटीय भाग को पूरा का पूरा जितने भी राज्य थे वो सबको पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया।
तो चोल साम्राज्य जो दक्षिण भारत में चलते थे, जिनका साम्राज्य मुख्य रूप से 3 जगह तक फैला हुआ था। पहला भाग क्या था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 3 भाग में फैला हुआ था। तो जब 3 भाग में फैला रहेगा तो वहां के लोग भी तो रहेंगे। आप तमिलनाडु में रहेंगे तो कौन सी भाषा बोलिएगा? तमिल बोलिएगा। कर्नाटक में रहेगा तो कन्नड़ भाषा बोलेंगे। इसी कारण जो थे, इसके चोल वंश के दरबार में कुछ साहित्य रहते थे जो कन्नड़ साहित्य और तमिल साहित्य पढ़े थे आप, क्योंकि इन्होंने जिस भाषा की प्राथमिकता दी वो प्राथमिकता अपने राज्य का देंगे। तो इसीलिए कन्नड़ और तमिल भाषा में लिखे हुए अभिलेख मिलते हैं। उस अभिलेख से पता चलता है कि चोल साम्राज्य का विस्तार साउथ में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हुआ था, ना कि उत्तर भारत में। यहां तक समझ में आई। अब उसके बाद जैसा कि हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि जब चोल साम्राज्य अपनी पूरी चरम सीमा पर रहेगी तो उन्होंने प्रशासनिक इकाई भी डेवलप की। प्रशासनिक इकाई मतलब हमारी राज्य व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, एक सुचारू रूप से कैसे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि चोल साम्राज्य का जो विस्तार व्यवस्था था, इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? 300 सालों तक, 9वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक। 8वीं सदी में उदय हुआ, लेकिन 9वीं सदी से 12वीं सदी तक पूरा डेवलप किया। जैसे अभी पढ़ रहे, अगर आपका 25 साल का उम्र में एज जाएगा तो 60 साल तक ड्यूटी कीजिएगा। 60 साल तक ड्यूटी कीजिएगा, लगभग कितना? 35 साल तक कीजिएगा वर्क। 25 में होगा तब, अब 35 में होगा तो 25 साल तक ड्यूटी कीजिएगा, क्योंकि 60 साल के बाद तो लिमिटेशन खत्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल तक आप बन सकते हैं। तो उसी प्रकार जो होता है, इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार किया और इसीलिए उसकी विस्तारवादी नीति को और प्रशासनिक नीति को हम लोग पढ़े थे। तो जैसा कि इसमें मुख्य सबसे पॉइंट था कि जब इसमें शासक जो हुआ करते थे, उन्होंने सिस्टम डेवलप किया था कि अगर प्रजा को संतुष्ट रखना है तो हर पैमाने पर हर तरह के अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। हर तरह की किसानों की या पारंपरिक जितने भी समुदाय उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा अधिक दी थी वेतन। कैसे दिया जाए? तो इन्होंने वेतन न देने करने के बदले भूमि दान किया कि ठीक है, आपको ये भूमि, जैसे मंदिरों के लिए जो भूमि दान दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? देवदान। देव मतलब जितने भी मंदिर के कार्यक्रम होंगे वहां से जो भूमि उपज होगा उससे खर्चा चलेगा। विद्यालय शिक्षा का भी महत्व दिया, क्योंकि इनका एक शर्त था कि कोई भी जो भी समिति, इन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार की समिति बनाई थी। विद्यालय, व्यापारी के लिए अलग समिति, किसानों की देखभाल के लिए अलग समिति, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए अलग समिति, नगर के लिए नगर निगम की अलग समिति। तो अलग अलग जो समिति बनाई थी उसकी सदस्यता होने के लिए उन्होंने एक पैमाना डिसाइड किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर उस समिति का सदस्य बनेगा तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और उसी कंडीशन में कुछ क्राइटेरिया थी। जैसे पहली क्राइटेरिया थी कि कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बनना चाहता है तो उसको वेदों का ज्ञान रहना पड़ेगा, कंडीशन था। अगर कोई भी सदस्य समिति का सदस्य मेंबर बनना चाहता है तो उसकी आयु 35 से कितना होना चाहिए? 70 साल डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद उसके बैंक बैलेंस भी चेक किया जाता था कि है कि नहीं। और एक सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समिति में जितनी भी बताई थी, अगर 3 साल से ज्यादा रहा है तो दोबारा वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार की उन्होंने बहुत सारी समितियां बनाई थी। इस समिति बनाने का उनका उद्देश्य क्या था? समिति बनाने का उद्देश्य यही था कि वो अपनी पूरी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके और हर प्रजा से संतुष्ट रह सके। इसीलिए उन्होंने एक समिति का गठन किया था। यही तो सारा सा। अब इसमें कुछ बातें आती है जो बेसिक वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे चोल साम्राज्य अपनी भूमि के उपज का कितना भाग टैक्स लिया करते थे? 1/3 भाग लिया करते थे। ये बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद व्यापारियों के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था, समिति। उस समिति को क्या कहा जाता था? बोलो, नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम। फिर उसके बाद गांव की देखभाल के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। उस समिति को क्या कहा जाता था? बोलो, बताए थे ना। जो वहां बनाया जाता था नगरों के लिए, तो वहां पर भी एक समिति बनाई गई थी। देखो, देखो, और बोला गया था जो सर्वसाधारण की एक समिति थी जो ग्रामीण विकास में काम किया करते थे। याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम लोग जो थोड़ा सा जो आपका जो है स्वशासन व्यवस्था या चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई व्यवस्था थी, जो कल जो छोटे पार्ट थे उसके हम लोग अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे। यहां तक हम लोग का हो गया था ना, लगभग यहां से हम लोग पढ़ चुके थे। तो जैसा कि आपने बताए थे कि ये जो था ये सब नाम क्या था आपका? कंबन, फिर उसके बाद ओटकटनम,
फिर उसके बाद पुगलेंदी को क्या कहा जाता था? तमिल साहित्य। अब बोला जाएगा तमिल साहित्य सर इन्होंने विस्तार किया, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा जो विस्तार किया वो कहां किया? दक्षिण भारत में, तो वहां तमिल भाषा में यूज किया जाएगा। तो यही सब जो थे ये तमिल साहित्य, साहित्य मतलब समझते हैं ना क्या होता है? लिटरेचर, अच्छा अंग्रेजी साहित्य, किताब पुस्तक है ना, तमिल साहित्य। उसके बारे में पूरा राजा लोग के बारे में बढ़ेगा कि आप पढ़ो तब एग्जाम दो पास करो, नहीं एग्जाम देगा पास करना, क्योंकि हम लड़े आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ना किताब लिखा गया। अब मान लीजिए जो जहां पर चलते हैं वहां किताब चलता ही होगा। हम लोग राजाओं रानियों कहानी कहीं सुनते हैं बचपन में, एक राजा थी एक रानी थी, दोनों शादी विवाह किया मर गया, खत्म, राजा की कहानी खत्म। इतना डिटेल में पढ़ने का हो सकता है? अच्छा बताओ एसएससी में जब ड्यूटी करोगे अधिकारी बनोगे तो इसके बारे में आप पूछेगा? नहीं जी आज एक लिख के आना है चोल साम्राज्य के बारे में, तो सैलरी मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा ऐसे करना चाहिए था, होमवर्क लोग देता डेली जितना है सिलेबस, एक एक दिन एक टॉपिक रहेगा, तब हाजिरी बनेगा 10 डेज, बायोमेट्रिक की जगह वही करवा देना चाहिए। हाँ मैथ ही चैप्टर का पूरा खत्म करके आना चाहिए, तब उसको पैसा मिलेगा। एक पैमाना, पैमाना का मतलब ये आप पढ़े हैं कि नहीं, आपने अपने जीवन में पढ़ाई किया है कि नहीं, आपने कितने अपने जीवन को सही समय का प्रयोग किया गया, उस समय के पैमाने को मापने के लिए ये क्वालिफिकेशन रखा जाता है एग्जाम में। क्योंकि ये तो जनरली 10-12 तक का सिलेबस में पढ़ा जाता है। तो आपने 10-12 पढ़ा कि गांव में गुल्ली डंडा खेल के उड़ा दिया समय, या सो के बिता दिया, तो आपने जो सो के बिताया तो उसकी भरपाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक पैमाना डिसाइड किया गया है, ठीक है, और कोई महत्व नहीं। आप जिस ब्रांच में जाइएगा, जिस अधिकारी बनिएगा, उसकी काम अलग, कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन एक पैमाना डिसाइड किया गया। चलिए, तो ये आपके थे तमिल साहित्य, ठीक है। तमिल साहित्य का नाम बताओ एक बार। कम्बन और कुटनम और एक पुगलेंदी, ये थे तमिल साहित्य। उसके बाद यहाँ पर कन्नड़, मतलब कर्नाटक में भी इनका साम्राज्य का विस्तार था, तो इसीलिए उन्होंने क्या थे? कन्नड़ साहित्य जो थे, नाम बताओ। पम, पौन और रत्न। कन्नड़ साहित्य को जिसे क्या नाम दिया गया? त्रिरत्न, मतलब 3 रत्न थे लोग। उसके बाद अगला जो हुआ जिसका नाम था क्या था? पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। मतलब भारतीय विस्तार कला, मतलब वहां की जो सभ्यता संस्कृति थी वो लगभग द्रविड़ सभ्यता और संस्कृति से मिलती थी। वहां के जो मंदिरें हुआ करते थे अलग टाइप का, देखो मूर्ति रहता था राजा रानी का। साउथ में जाओगे जितना भाभी, देखो हम लोग नॉर्थ इंडिया में सिंपल आए, मंदिर 4 गो दीवाल खड़ा किए, गुंबज खड़ा किए, प्लस्तर मारे, मंदिर बन गया ना। लेकिन वहां नहीं, वहां नक्काशी समझते हैं ना, और मूर्ति कला, स्थापत्य कला, उस तरह को लोग डिजाइनदार मूर्ति बनाते थे। तो ये जो देखने को मिला है तंजौर में, कहां मिला है? क्योंकि इसकी राजधानी पहले वहां थी। आगे चल के देखो, चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ माना गया है। सांस्कृतिक सार मतलब नटराज की मूर्ति देखे है ना, देखे है ना, जो भी नटराज होता है उस तरह का मूर्ति जनरली होता था। नटराज पेंसिल में भी दिखता था। तो नटराज मूर्ति बहुत फेमस हुआ करती है। जनरली नटराज प्रतिमा जो होता है जनरली शिव की प्रतिमा का एक प्रतीक माना जाता है, ठीक है। ये तांडव नृत्य करते हुए, तो ये जो होता है जितने भी जो संगीत सीखते होंगे, देखोगे वो लोग क्लासरूम में नटराज की प्रतिमा रहता है, उसी प्रतिमा के सामने वो लोग संगीत का रियाज अभ्यास करेंगे, चाहे डांस हो चाहे जो भी हो संगीत हो। तो बोला गया नटराज की जो प्रतिमा है वो चोल साम्राज्य की संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। मतलब अभी जो आप नटराज की प्रतिमा देखते हैं वो किस काल में ज्यादा फेमस थी? चोल साम्राज्य में। समझ में आई बात? तो इसीलिए वो नटराज प्रतिमा जो बोला गया सांस्कृतिक साथ, संस्कृति मतलब कला और संस्कृति वही ना होती है, कौन सी डीजे बजाना नहीं, डीजे जो संगीत, जो सारे गामा एकदम रियाज करते रहता, बड़ा बड़ा तरह का रियाज। आप लोग सुनिएगा तो कान में रुआ डाल करके भाग जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जितना भी बड़ा बड़ा फंक्शन रहेगा बैठ जाएगा, चिल्लाते रहेगा, म्यूजिक धुन देते रहे, नहीं समझ में आया तो चल रहा है ना, टाइम सो रहा, कहा बोल रहा कुछ पता नहीं। हाँ वो लोग भी हो जाता है, देखना बड़ा बड़ा जब होगा फंक्शन तो बैठ जाएगा तबला ना, म्यूजिक में सोलो में बस बजा रहा है, सांस्कृतिक नृत्य कर रहा, कोई देख नहीं रहा, तो ये वो लोग नृत्य कर ही रहा है। जनरली परंपरा है तो निभाना ही पड़ेगा। और वहीं बजा दीजिए डीजे एकदम गनगना के, सब उठ के डांस करने लगेगा,
तो डीजे का शौकीन आज हो गया है। तो ये जो कला और संस्कृति जो होती है, नटराज की प्रतिमा किस काल की है? अरे बोलो किस काल की? बोला जाता है अंत भला तो जग भला। अंत भला मतलब अब समाप्त हो रहा है, तैयो एकदम मरियल जैसा पढ़ रहे हैं। आपको तो बोले जितना प्राचीन भारत पढ़ा दिए एकदम, अब आप तुलना करो, आप पूरा किताब उठाकर देखो, इस सर नहीं बनता, हमको दिखाएगा तब ना। इतनी मेहनत किए आप लोग में। उसके बाद बोला गया है चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य मतलब समझते हैं? कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। किसका मिश्रण है? यह पता नहीं है? एक फरजाई लोग इतना पढ़ाए हैं आपको शुरू स्टार्टिंग में धातु युग में। फिर उसके बाद बोला गया है संत सेव संत जिसका नाम था ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के क्या थे? राजेंद्र प्रथम जानते हैं ना, सबसे एकदम खतरनाक ये राजा था अपने साम्राज्य में। खतरनाक बोलने का मतलब है प्रतापी शासक। तो इसका गुरु बोला जाता नहीं, जिसका अच्छा गुरु उसका अच्छा शिष्य वो डेवलप करेगा। अगर गुरु अच्छा शिष्य मरियल तो नहीं चलेगा, और शिष्य अच्छा टीचर मरियल तो नहीं चलेगा। मरियल बोल रहे हैं, मरियम नहीं बोल रहे हैं। हाँ समझ में आ रहे हैं ना? ऐसे बेचारा स्टूडेंट भोरे भोरे उठ के 4 बजे उठ करके पढ़ने होने आया और टीचर खराटा मार रहा है, तो कभी सक्सेस होगा? नहीं होगा। टीचर उठ के पहले आ गया, स्टूडेंट के पते ठिकाना नहीं, नहीं चलेगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन। तो अच्छे कॉम्बिनेशन जहां होगा डेवलप होगा। अब जैसे चाणक्य का कॉम्बिनेशन हुआ था ना चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसी प्रकार ही राजेंद्र प्रथम का कॉम्बिनेशन हुआ था किसके साथ? ईशान शिव पंडित का, तभी डेवलप किया। तो समझ जाइए इतिहास आपको यही सिखाता है। इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता क्या था हमारा अतीत अनुभव, किसी जानकारी मिलती है कि किस तरह हम लोग डेवलप किए, और डेवलप करने के बाद अभी भी आप सुधार नहीं रहे तो दिक्कतें हैं। तो उसी तरह होइएगा आप, फिर अपना एग्जाम्पल अपना जूनियर के दीजिएगा। बाबू हमारा बाबूजी तो पढ़ाया तो हमने पढ़े, कब से तू पढ़ लो, नहीं तो देख लो हमारा हालत का है, तो तोरो यही होगा। यही ना डाले को मारेगा। मम्मी यही बोलेगी बेटी पढ़ने का टाइम में तो नहीं पढ़ रही थी, अब खाना कौन बनाएगा? हाँ अब तो बनाने पड़ेगा, अब कोई विकल्प नहीं है। बोलेगी कि स्कूटी चाहिए, आप 4 व्हीलर से जाए तो कहां से जाए? पढ़ने जिस समय दे रहे थे तो हजारीबाग में खराटा मार रहे थे, तो अब यहाँ कहां से चलेंगे? तो जाओ खाना बनाओ। और लड़कों के बाबूजी डायलॉग बोलेगा बेटो हम तो भेज दिए थे हजारीबाग पढ़े ले, अब तू वहां पढ़ता नहीं था कि नहीं पढ़ता था तो हमार गलती का। तो खाली 1 तारीख को बोलता था बाबूजी हमारे खाता में पैसा आ जाना चाहिए, आ जाता था। अब ओकर बाद कहाँ करता था तू ही जाने। अब नहीं पढ़ा तो ले यहाँ खेत खोल, खेते नहीं करवाएगा? बोलेगा आओ खेत में आलू प्याज लहसुन रोपो, अरे बेच के खाओ। तो तू लो नहीं करेगा तो तू अपना नीचे वाला बेटवा बेटिया का ही एग्जाम्पल देगा, बेटवा देख लो हमारा बाबू यही एग्जाम्पल देगा कि देख लो एग्जाम्पल हम ही है, हमारे बाबूजी समझाया था, नहीं समझे तो तू ही यही एग्जाम्पल बनोगे। अरे यही ना एग्जाम्पल दीजिएगा, कोई दूसरा दीजिएगा? बोलेगा देखिए बेस्ट एग्जाम्पल खड़ा है, हम नहीं पढ़े तो इसीलिए पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा तो कहानी हमसे सुनना डेली डेली। हम चलाएंगे हजारीबाग में कहाँ करते थे, अपना बेटा लोग का एग्जाम्पल देगा या बेटी लोग का, तब याद आएगा। तो इसीलिए अभी जो टाइम मिला है उस टाइम का यूज कर लीजिए, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, ये जान लीजिएगा। समय का चक्र कभी रुक नहीं सकता, आप चाहे जैसे भी समय बिताइए, क्योंकि हर मनुष्य को इस पृथ्वी लोक पर माने भारत माने नॉर्थ जो अब उत्तरी गोलार्ध में सबको मिला है 24 घंटा। ठीक है, अब वो 24 घंटा का यूज कैसे करेंगे वो आप पर डिपेंड है। सो के बिठाइए, पढ़ के बिठाइए, जैसे भी करिए। न तो जान लीजिए बाबू के जमीन जाए तो अपना बाबूजी को बोल रहे हैं जमीनों मत बेचिएगा, हम पढ़े लिखे वाला है नहीं, वही बेचेंगे। हाँ लड़की लोग बोल दीजिएगा कि देखिए हम लोग पढ़े लिखे वाला नहीं है, ट्रेनिंग उन्हें 1 घंटा खाना उना का रेसिपी का ट्रेनिंग लेंगे तबे डेवलप होंगे। खाने ना बनाइएगा और क्या कीजिएगा? अरे आज नहीं कल तो दूसरे घर में जाइएगा और थोड़ा मम्मी का डायलॉग सुन के रेडी रखिएगा, क्योंकि वहां सासू माँ का डायलॉग मिलेगा खतरनाक खत्म एटम बम। हाँ ऐसा ऐसा आइटम बम मिलेगा कि सुबह उठिएगा 5 बजे तो गिनती होगा, 7 बजे उठ के टाइम होता है। इस समय सब ऑफिस चले गए, चाय कब मिलेगा? लो, क्योंकि घर में उसी का साथ बिताना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल था ना,
तो इसीलिए पढ़ लीजिए, अभी मौका मिला है पढ़ने का, समय प्रचुर है, वैकेंसी भी गवर्नमेंट दी है, ठीक है। आप लोग के लिए भी अच्छा नजर है, आने वाला समय में झारखंड स्टेट में ही बहाली हो गया 2.5 लाख, हाँ कंफर्म है कि इस आने वाले समय में झारखंड में भी बहुत जबरदस्त बहाली होगी, बशर्ते अगर इस सरकार जय हिंद जय भारत हो गई तब, ठीक। और उसके बाद जो आपका जो ये है सचिवालय का परीक्षा भी रद्द हो जाएगी। ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम क्या था, इतना अच्छा बताते हैं तो भी नहीं, क्या नाम था, ईशान शिव पंडित का नाम था, और किसका, इसके शिष्य का नाम राजेंद्र प्रथम, ठीक। उसके बाद देखो, चोल काल जो था, इसकी शासन व्यवस्था कब से बताए थे, 9वीं सदी से लेकर के तो 12वीं सदी तक। तो खाएगा तो सोएगा नहीं। अगर आप लोग को राजा बना दिया जाता तो दूध एक दिन के लिए, बोलते एक दिन के लिए आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्या करते, 24 घंटा के लिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं, एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। आता था ना बचपन में लिखने के लिए ऐसे कि अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लिखा जाता। वो मास्टर साहब को नहीं आता था, इसलिए नहीं देता था। वो जानता था कि घोटाला करेगा झारखंड का लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार ये लोग खाया और सोया नहीं, ये लोग अपने साम्राज्य को विस्तार किया। जैसे आपको पढ़ने के बाद कोई पेपर का समय बच जाता है तो आप बोलते हैं एक तो मुश्किल से ये इसका राइटिंग नोट किए, अब इसका 2 घंटा डिसाइड किए तो 1 घंटा बच गया, अब दूसरा पेपर पढ़ेंगे, इसके घंटा मोबाइल देख लेते तब दूसरा पेपर उठाएंगे, है ना। वहां पर भी आप लोग इतना ईमानदार है कि एकदम शेड्यूल, 2 घंटा से अगर पहले काम हो जाएगा तो फिर नहीं छूना है कॉपी किताब। अगर मान लीजिए किसी दिन 4 घंटा पढ़ाई करते होंगे, 4 घंटा काम 2 घंटा, तो आप लोग पढ़ते हैं 2 घंटा एक्स्ट्रा, नहीं वो हो गया 2 घंटा, दूसरा काम करना है। तो आज बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि 9वीं से जब 10वीं सदी में आया तो इन्होंने बंदरगाह का निर्माण कराया। क्यों, क्योंकि बंदरगाह होता है क्या, एक मार्ग, समझते हैं ना। बंदरगाह कहने का मतलब दूसरे देशों का व्यापार से जुड़ने का सबसे सस्ता और सुगम माध्यम, वो माध्यम होता था। तो इन्होंने 10वीं सदी में बंदरगाह का निर्माण कराया, और वो बंदरगाह का नाम क्या था, कावेरी पट्टनम। तो जो अगर पूछा जाएगा चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह जो थे, उस बंदरगाह का नाम क्या था, कावेरी पट्टनम। और इसका टिक्स बता दिए, लास्ट में मौ जोड़ दीजिएगा। अब देखो आगे लिखा गया, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था, क्या कहा जाता था, तनियर। क्या कहा जाता था, तनियर। गांव किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की एक छोटी इकाई होती है। जैसे अभी भी आप जिस गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव की प्रशासनिक की छोटी इकाई क्या कहते हैं, शहर में वार्ड, गांव में भी वार्ड होता है, वार्ड सदस्य सबसे छोटी इकाई कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार उस जमाने में भी चोल साम्राज्य हुआ करता था। जो गांव जो होता था उसकी छोटी इकाई को किस रूप में शामिल किया जाता था, तनियर। क्या बोलो, हमारे सामने नहीं बोलता तो घर में बोलते होंगे, कभी जीवन में ना बोलते होंगे, कहा जाता है तनियर। प्रमुख बंदरगाह का नाम, ठीक। उसके बाद अगला जो बोला गया है, देखो उत्तर मेरूर शिलालेख, अबे करेगा शिलालेख। जब तक आपका साहित्य और शिलालेख नहीं आएगा तब तक किसी साम्राज्य के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये प्रमाण है, ठीक। तो बोला गया उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था की विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, जो किसके समय में प्रेजेंट किया गया था, पारंकत प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। मतलब पारंकत प्रथम जो था चोल साम्राज्य का एक शासक था, उसी के समय में ये डेवलप किया गया था शिलालेख, और उस शिलालेख का नाम क्या है, उत्तर मेरूर शिलालेख। समझ गए, आपको बताए थे भारत में शिलालेख की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, कितने तरह का शिलालेख, ठीक, भूलना नहीं है। उसके बाद चोल राजाओं ने जैसे जैसे अपनी आए उसी क्रम में अपनी क्या किया, राजधानी को डिसाइड किया, जिसका नाम था, उसमें कुछ प्रमुख राजधानी उरेयूर, तंजौर, गंगेकोट चोलपुरम और कांची।
ये जो हुआ, आने वाले समय में जो क्रमबद्ध तरीका से जो शासक बने, उन्होंने अपनी राजधानी डिसाइड की, और अपनी राजधानी डिसाइड किया तो जैसे जहां सुटेबल पूरा, ठीक। तो यहां तक थी ये जो आपका प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार ने चलाया। उसके बाद थोड़ी सी कहानी और बच जाती है कि चोल साम्राज्य होगा सड़क का निर्माण, क्योंकि समुद्र मार्ग जो हुआ था, कावेरी पट्टनम तो बना दिया, तो स्थल मार्ग को भी तो डेवलप करना चाहिए। जैसे भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम शेरशाह सूरी, नाम जानते हैं ना, आएंगे पढ़ाएंगे अब, क्योंकि मुगल हुमायूं का बीच में पढ़ना पड़ेगा, हुमायूं और अकबर का बीच में शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था, और उसकी शासन व्यवस्था वो 5 साल के लिए शासन किए थे, लेकिन बहुत जबरदस्त। ये जो आप देखते हैं जीटी रोड देखते हैं ना, वो ग्रैंड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक बनाने का जो श्रेय जाता है, वो शेरशाह सूरी को ही जाता है। नाम नहीं भुलाइएगा, इतने महान हस्ती थी, उन्हें रोड नहीं बनाया, पढ़ाएंगे बहुत आनंद आएगा, अब तो आनंद वाला आएगा सीन। तो देखो, चोल काल ने सड़कों की देखभाल किस समिति को दे दी गई थी? अच्छा, इसको बागान का देना चाहिए था, ये सड़क काहे दे दिया? इसलिए दिया, सड़क उड़क पर झाड़ू उड़ू मारना, साफ सफाई, किनारे बगीचा, पेड़ उड़ लगाना कौन काम करेगा? बागानी डिपार्टमेंट ने करेगा। अगर दे दीजिएगा सफाई कर्मी तो घास दिया मरा देगा, खत्म, है ना। तो बागान समिति को, कॉन्सेप्ट सही में आई बात। तो इसीलिए सड़क की देखभाल किस समिति को दिया गया था? आप देखो, चोल काल में आम वस्तु, आम खाए वाला नहीं, जनरल वस्तु जिसको बोलते हैं, का आदान प्रदान का आधार क्या था? धान समझते हैं क्या होता है? जिससे चावल बनता है, सही बात है, इतना धीरे काहे बोले, कस के बोले, जिससे चावल बनता है सर, तब ना। हाँ, फुल एनर्जेटिक में। तो आज एनर्जेटिक ने इसका दोस्त नहीं आया, बोले पास हो रही है, हमरे पढ़े ले भेज दी, हम रहते घर में, है ना। ठीक है, बोला नहीं, सबका एक दिन आता है, किसी का दिन है तो किसी की रात है, ठीक। चलो, तो आदान प्रदान का माध्यम जो होता था, अभी भी गांव के किसान लोग करते हैं ना गांव में। अभी 20 कट्ठा में आलू लगा दिया, एक आदमी आलू ले लिया, वो प्याज लगा लिया, तो आलू प्याज दे दिया, प्याज आलू दे दिया, एक्सचेंज, पैसा देने का दरकार पड़ा, ठीक। इस तरह का आपको मैथ्स में पढ़ाई करते हैं आप लोग, ठीक। तो उस समय चोल साम्राज्य में आम वस्तु समझते हैं ना, जो दैनिक मर्रा की छोटी छोटी चीज हुआ करते थे, उस तरह का साधन लोग धान से आदान प्रदान करते थे। मैं धान उनकी मुख्य कृषि एक हुआ करता था, तभी तो धान का आदान प्रदान करते थे। जैसे आप जाइएगा, आपके पड़ोसी ने कुछ बाड़ी में लगाया फूलगोभी, अभी 80 रुपए किलो है फूलगोभी, 80 रुपए फूलगोभी हम कर देंगे किसानों के, 2 काट के ले आओ तो घर 2 बढ़िया से काट के ले आए, कहाँ चिल्ला रहे, होगा तो दे देंगे, यही ना डायलॉग बोलिएगा, नहीं तो रात को गायब, नहीं दे रहा, दिन में पहुंचने दो, रात को गायब ले, अब दिन में चिल्ला रहा, अकान में रुआ डाल दिया, हम ही तो चोरी किए थे उसका, है ना। और उल्टे जाके कौन चोरी कर लिया? अरे हम देखे थे रात में ना, कोई दिख रहा था कि इसका बाड़ी से कबाड़ रहा था, ही नहीं जा रहा, हम ही कबाड़ रहा था, है ना। अपने बोलता है तो नहीं, हल्ला वल्ला गाली उली मत दीजिए, शरीफ आदमी था, चोरी कर लिया तो कहा दे देगा, पड़ोसी ने किया, अभी काट लीजिएगा किसी का। ये देखने को मिलता है। देखो, ये सब इंटरटेन का कारण होता है, मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए गांव में टीवी कोई आदमी नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है, उसका सुबह से ही म्यूजिक सॉन्ग चालू होगा, सुबह से आएगा, गाय बकरी बछली का एकदम म्यूजिक साउंड, अलार्म लग जाएगा, उठ जाएगा सुबह वो लोग, थोड़ा ना इनाम यहाँ थोड़ा ना कि अलार्म लगाएगा, घंटी मारेगा, वो लोग का अलार्म 4 बजे का मुर्गा डाकने लग जाएगा, कुकड़ू को बोला बस उठ गया, दन ले 4 बज गया, जब तक उठिएगा नहीं तो मुर्गा चिल्लाते हैं, है ना, चिड़िया चूचुआने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा, सुबह हो गया। तो आइए, तो ये गांव का जो व्यापार हुआ करता था, क्या होता था? आम साधन, देखो तो उधर कितना खुश है। हाँ, गांव जाने का मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, नौकरी नहीं मिलेगा तो गांव ही जाना है। अरे वो पहले से प्लानिंग कर रहा, हम बगीचा उगीचा बना ले रहे, नौकरी ना नौकरी वोकरी नहीं हुआ तो यही आम का बिजनेस करेंगे। हाँ, कहा था इस साल ही तो न्यूज में सुने थे कि एक ऐसी फसल आई थी कि आम 2000 रुपए केजी बेचा हो, 2000 रुपए किलो, सोचो। वैसे ही फसल लगाना, 1 किलो में तो 4 गो आम, 2500 रुपए करके 1 गो आम। हाँ,
और इंडिया का आदमी खाने का सौभाग्य नहीं हो, विदेश से जाता है। इंडिया इंडिया 40-50 में संतुष्ट है, 100 से ज्यादा नहीं खरीदेगा। तो कैसे नहीं, फसल में भी होता है, बहुत उत्पादन है, ऐसी बात नहीं है। चलो, तो ये आपका समझ में आ गया है। लास्ट में देखो, चोल काल में विशाल व्यापारी समूह हुआ करते थे। उस समूह में नाम क्या क्या गिनाओ? वालंजियार, नानादेशी और मिनी ग्रामन। तो अगर ये सभी नाम दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि चोल साम्राज्य में क्या हुआ करते थे? व्यापार लोग का इस संगठन, जैसे व्यापारी संगठन हुआ करता है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद विष्णु के उपासक, जिसे क्या कहा जाता था? अलवार, और शिव के उपासक को नयना और संधि। याद रखिएगा, चोल साम्राज्य में जो हुआ करते थे, जो विष्णु के उपासक, मतलब विष्णु की जो पूजा करने वाले विष्णु भक्त हुआ करते थे, उसे क्या कहते थे? अलवार। और जो शिव के उपासक हुआ करते थे, उसे क्या कहते थे? नायनार कहा करते थे। तो ये जो हुआ आपका लगभग आज आपका चोल साम्राज्य तक समाप्त किए। ठीक है, तो यहां हुआ चोल साम्राज्य का समापन। इसके बाद अगली कड़ी में हम लोग अगले साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्रवाई तब तक के लिए समाप्त होती है। धन्यवाद।